Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. Methods of preparation of haloalkane and haloarine was going on. तो आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपके मेथड्स बचे हुए हैं उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो जो आपका नेक्स्ट मेथड है, तो 5th नंबर का मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, तो इसमें पहला है बाई मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि 11th क्लास में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या होता है यह आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रूल के बारे में बता दूं कि जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई हैलोजन एसिड ऐड किया जाता है तो हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो इसमें अगर आपका एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन हम 1 by 1 कराते हैं अगर HCl से, HBr से और HI से। तो जो निगेटिव पार्ट यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ अटैच हो जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे और इन प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो आइसोप्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर यही वर्क अगर किसी एरोमेटिक रिंग पर इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है तो सेम प्रोसेस होगी। सपोज दैट HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये अटैच हो जाएगा और इसकी नंबरिंग कर ली जाएगी यहाँ से 1 2 3 3। तो इस तरीके से मार्कोनी-कॉप्स रूल हो गया। सेकेंड हो गया आपका वाई एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है और एंटी मार्कोनी एप्लीकेबल होता है। याद रखिए, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दिखाया जाए तो अगर HBr से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड हो सकता है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, इनऑर्गेनिक परऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से निगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं, बाय मार्कोनी-कॉप्स रूल एंड बाय एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। एल्कीन से ही बना रहे हैं तो एडिशन ऑफ हैलोजन में आपका जो थर्ड मेथड हो जाएगा, थर्ड मेथड होगा बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर हम एल्कीन ले लेते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन की एल्कीन, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा देते हैं जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आपको याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए ध्यान दीजिए, CCl4 यहाँ पर क्या है, एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ब्रोमीन नॉन पोलर होता है, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा CH2CH2Br 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को CCl4 में मिला के एल्कीन में
मिक्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा, मींस इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि जो हमने एल्कीन ली है या जो रिएक्टेंट लिया है वो एल्कीन है या अल्केन है। मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने में इस रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंस है, और ये लेबोरेटरी मेथड भी बोला जाता है। तो इस तरीके से एल्कीन से डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। नेक्स्ट मेथड आपका है 6 नंबर, बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपका कन्वर्जन जो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन भी आपको पढ़ने हैं, बताऊंगा मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कन्वर्जन में इस मेथड का बहुत यूज़ होता है और इस रिएक्शन को एक नेम दिया गया है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, अगर हम RX ले लेते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं AgI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो RI बनेगा और प्लस AgX अलग हो जाएगा। यहाँ पर X की वैल्यू क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकती है। तो ये जो मेथड है ये यूज़फुल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। सिर्फ अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, मतलब एक हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे हैलोजन के साथ, बट हैलोजन जो एक्सचेंज होगा वो याद रखना है कि I जो है वो यहाँ पर आएगा तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा और ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एसीटोन का रोल क्या होता है, एसीटोन का क्या रोल होता है, रोल ऑफ एसीटोन, रोल ऑफ एसीटोन। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो हमारे प्रेसिपिटेट बनते हैं अगर X की जगह पर Cl होगा तो AgCl बनेगा और Br होगा तो AgBr होगा। ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ड्राई एसीटोन में एब्जॉर्ब करा दिए जाते हैं, जिससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, फैसिलिटेट हो जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। तो ये आपको रोल बताना होगा, पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है। तो ये आपका मेथड हो गया। यहाँ पर एग्जांपल आप दिखा सकते हैं, लाइक C2H5Cl प्लस AgI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विल गिव C2H5I। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर साइक्लोएल्केन लें और इसकी रिएक्शन अगर हम AgI के साथ कराएं तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ I आएगा और प्लस AgCl अलग हो जाएगा। बट अगर यही केस अगर एरोमेटिक के केस में होगा, प्लस AgI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, नो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने आपको पढ़ाया था कि रिंग से, बेंजीन रिंग से लगा हुआ डायरेक्ट बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करते क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, ये आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये आपकी साइक्लोएल्केन है, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक टाइप का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये भी आपका एलिफेटिक कंपाउंड है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के केस में ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था क्लास 11th में कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक जो भी हम अल्काइल हैलाइड बना रहे थे वो सारे एलिफेटिक थे। तो एलिफेटिक के केस में जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, वो न्यूक्लियोफिलिक हो रहा था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एरोमेटिक के केस में। तो एरोमेटिक के केस में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा ये आपको ध्यान देना है कि ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क में ये रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आयरन जो है वो हैलोजन कैरियर बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, हैलोजन कैरियर बोला जाता है। क्या करता है ये, हैलोजन को कैरी करता है और यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा और प्लस HCl।
रिंग पर जो यहाँ पर का हाइड्रोजन होगा वो हट जाएगा और एक Cl के साथ जुड़ के HCl बना देगा। प्रोडक्ट का नेम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बना है। अब अगर हम यही क्लोरोबेंजीन अगेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या है, यहाँ पर लुईस एसिड है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार Cl यहाँ लगेगा और प्लस एक बार Cl इसके अपोजिट लगेगा। तो इसमें ये होगा नाम इसका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा या मेन प्रोडक्ट होगा। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ आप 11th क्लास के नोट्स को एक बार ओपन कीजिएगा और पढ़िएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप लगा है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। आपको मैंने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पढ़ाया है क्लास 11th में। दो टाइप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो इसमें जब भी कोई ग्रुप लगा हो लाइक दिस, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजीशन जो होती है वो आर्थो बोली जाती है, O से डिनोट करते हैं। ये पोजीशन मेटा बोली जाती है, M से डिनोट करते हैं। और अपोजिट पोजीशन पैरा होती है, जो कि P से डिनोट करते हैं। तो जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें पैरा वाला मेजर होगा और आर्थो वाला माइनर होगा। इसका नाम होगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ है कि पैरा वाला मेजर है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थो पर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो पास पास ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, विरोध होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण इसका अमाउंट कम हो जाता है। पैरा पर अपोजिट ग्रुप लगे हुए हैं, दूर दूर लगे हुए हैं, कम हिंड्रेंस होगा। कम हिंड्रेंस होने के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये आपको आज यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चारों चैप्टर में यही केस चलेगा। आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट मेथड है आपका बाई सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शन आती जाए उनको एक अलग नोटबुक पर आप लोग नोट करते जाइए। आज मैंने नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई है, फिंकरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, और नेक्स्ट ये आपकी है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन, तो व्हाट इज डाइजोटाइजेशन, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। aniline on treatment with NaNO2 plus HCl means mixture of NaNO2 plus HCl, या फिर इसकी जगह पर HNO2 भी ले सकते हैं। एक्चुअली में NaNO2 plus HCl मिलकर बना क्या देंगे ये आप देखिए। NaNO2 plus HCl gives NaCl plus HNO2। तो यहाँ पर HNO2 जो बना है वही आपका यूज़ हो रहा है एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कह सकते हैं 273 केल्विन टू 278 केल्विन, कॉमा डाइजोनियम साल्ट एक नया वर्ड यहाँ जुड़ा है, डाइजोनियम साल्ट विल बी formed. This is known as डाइजोटाइजेशन। तो जब हम लोग एनिलीन की ट्रीटमेंट कराते हैं HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ इस टेम्परेचर पर, तो क्या बनता है डाइजोनियम साल्ट। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक हेलोएरिन बनाएंगे। देखिए किस तरीके से सैंडमायर रिएक्शन दिखाई जाएगी। पहले क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन कराएंगे। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, आपको सारे स्ट्रक्चर भी याद करने पड़ेंगे, और HNO2 ले लें या फिर NaNO2 प्लस HCl ले लिया जाए एट 273 केल्विन टू 278 केल्विन।
तो सबसे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। डाइजोनियम साल्ट का फार्मूला या स्ट्रक्चर जो भी है आपको याद रखना है, ये बोला जाता है डाइजोनियम साल्ट। अब इस डाइजोनियम साल्ट को हम अगर रिएक्ट कराते हैं, इस डाइजोनियम साल्ट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 और HCl के साथ, या फिर Cu2Br2 और HBr के साथ, तो अगर क्लोरीन यहाँ है तो डाइजोनियम साल्ट से आपका ये सब ग्रुप हट जाएगा, बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 अलग हो जाएगा। और अगर यहाँ ब्रोमीन है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मेथड है, ये मेथड ही बोला जाता है आपका सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू जो रिएक्शन हो रही है, सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को। और ये मेथड आपका जो डाइजोनियम साल्ट बन रहा है इसको कहते हैं डाइजोटाइजेशन। तो ये मेथड जो है स्पेशली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए एप्लीकेबल है, आयोडोबेंजीन इससे नहीं बना सकते हैं। आयोडोबेंजीन के लिए एक अलग से सेपरेट मेथड है, वो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर डाइजोनियम साल्ट को ट्रीट कराया जाए KI के साथ टेस्ट ट्यूब में और शेक किया जाए तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, आयोडोबेंजीन और प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये सैंडमायर रिएक्शन नहीं बोली जाएगी, आपको याद रखना है। डाइजोनियम साल्ट और KI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बिकॉज आयोडीन का बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लार्ज होती है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा कैटालिस्ट की या इस टाइप के रिएक्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज जो हमने आपको मेथड्स पढ़ाए हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।